नमस्कार सभी को। आज अपन देखेंगे आरपीएफ कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था 18 जनवरी 2019 को पहली शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन है, खेल से संगठन यानी खेल में संगठन फिला किससे संबंधित है। फिला के बारे में पूछा कि फिला किस खेल से संबंधित है। फिला एक संगठन है, ये कुश्ती से संबंधित है। तो देखो, फिला अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है। फिला क्या है? कुश्ती के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। और इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है। 1912 में हुई थी इसकी स्थापना। फिला की स्थापना 1912 में लेजोन स्विट्जरलैंड में हुई थी। और ये एक विश्व संघ है जिसमें सभी देश शामिल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और फिला की फुल फॉर्म भी पूछ ले आपसे, फिला की फुल फॉर्म पूछे तो ये भी ध्यान रखना है। देखो, फेडरेशन इंटरनेशनल डे लूट्स एसोसिएट, फेडरेशन इंटरनेशनल डे लूट्स एसोसिएट्स, ये ध्यान रखना है आपको। चलो अगला क्वेश्चन है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन। और अगर भारत में पूछ ले कि कपास सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यानी कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है भारत में, तो वह है देखो, उत्पादन में अगर पूछे तो वह है गुजरात एक नंबर पे, 2 नंबर पे है महाराष्ट्र। और क्षेत्रफल में पूछे तो 1 नंबर पे महाराष्ट्र है, 2 नंबर पे गुजरात है। इस हिसाब से पूछा जा सकता है। उत्पादक पूछे तो वो गुजरात और महाराष्ट्र है, क्षेत्रफल पूछे तो महाराष्ट्र और गुजरात हो जाएगा, फिर 1 और 2 नंबर वाले राज्य। और कपास की खेती के लिए सबसे प्रयुक्त उपयुक्त मिट्टी है वो है काली मिट्टी, ये भी ध्यान रखना। और कपास एक खरीफ की फसल है, ये भी ध्यान रखना। कपास कैसी फसल है? कपास एक खरीफ की फसल है। चलो अगला क्वेश्चन है, फॉर्मूला 1 में ड्राइवरों को महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए अलग अलग झंडे लगाए जाते हैं। येलो ध्वज दर्शाता है, यानी पीला झंडा किसको दर्शाता है? खतरे को। और खतरा में मतलब धीमा होना है, आपको तेज नहीं चलना है। और यहाँ पर रेड फ्लैग लगाते हैं, यानी लाल झंडा खतरे के लिए। वहां पे है येलो झंडा, यानी पीला झंडा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। देखो, मानस, मानस तो असम में है। मानस कहाँ है? असम में है। बांदीपुर कहाँ है? बांदीपुर कर्नाटक में है। देखो, मानस असम में है, बांदीपुर कर्नाटक में है, और इंद्रावती है छत्तीसगढ़ में है। और बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, यह है मध्य प्रदेश में। अब देखो, मध्य प्रदेश के और कौन कौन से है, बाकी तो अपन और चर्चा करेंगे तब देखेंगे। एक तो है तातापानी, तातापानी है, सोन है, गांधीनगर है। तातापानी, सोन, गांधीनगर और बोरी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? तो वह है ओटम थेडल। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है ओटम थेडल। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का अपवर्तनांक क्या है। सेंधा नमक का अपवर्तनांक पूछा है तो वह 1.54 होता है। अगला क्वेश्चन है, विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बाराबती स्टेडियम में स्थित है। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? ऐसे लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग ऐसी है इसमें। बाराबती स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? तो वह है ओडिशा में। बारामती ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई खेलों 2018 में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखो, एशियाई खेल तो पुराने हो गए, अब आपको नए डाटा ध्यान रखने खेल से संबंधित। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो आप आराम से बता सकते हो, असम नहीं है। बाकी आपको ट्रिक से भी ध्यान रखना, कितने हैं? 8 है। दादी आप जल्दी चलो, तो आप पूरा याद हो जाएगा। और वैसे भी मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, उसमें अच्छे से याद करवा दूंगा, डोंट वरी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है, यानी सबसे बड़ा ग्रह है। तो इन चारों में देखो, देखिए सबसे बड़ा नाम किसका है? बृहस्पति का। तो बृहस्पति हो जाएगा विशालकाय ग्रह, यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखो, सिडबी का मुख्यालय है, यह है लखनऊ में स्थित है। और इस सिडबी का पूरा नाम क्या है ये भी पता होना चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी दिया जाता है। तो इसका है, हिंदी में होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय, लिख लेना आप, भारतीय
लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, यह है सिडबी। और सिडबी का मुख्यालय आपको पता ही है। सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 2 अप्रैल 1990 को। वेरी मोस्ट लिख लेना इसको, 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी। और एक चीज ये इसमें ध्यान रखना कि सिडबी का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो वह भारत सरकार है। सिडबी का सबसे बड़ा शेयर धारक कौन है? तो वह है भारत सरकार। भारत सरकार के पास सिडबी के 20.85% शेयर है। कितने हैं? 20.85% शेयर भारत सरकार के पास है। और दूसरे नंबर यानी सिडबी के सबसे ज्यादा शेयर तो भारत सरकार के पास, दूसरे नंबर पे आ जाती है एसबीआई। दूसरे नंबर पे है एसबीआई, 15.65% शेयर एसबीआई के पास है। तीसरे नंबर पे है एलआईसी, 13.33%। तो आपको ध्यान रखना 2 नंबर वाले, यानी एक तो भारत सरकार और एक है एसबीआई, सबसे ज्यादा शेयर इनके पास है। और ये एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। आपसे पूछ ले कि सिडबी क्या है, तो सिडबी एक स्वतंत्र वित्तीय संस्था है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम बताना भाई। विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम। अब देखो, बायोटिन, बायोटिन किसका है? तो बायोटिन तो बी 7 का है। बायोटिन तो बी 7 का है, इसे सारे याद करने हैं आपको। फिर है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन किसका है? तो बी 2 का है। राइबोफ्लाविन बी 2 का है। नियासिन है, ये बी 3 का है। देखो, बायोटिन बी 7 का है, राइबोफ्लाविन बी 2 का है, नियासिन है यह बी 3 का है, और थाइमिन है यह है बी 1 का है। थाइमिन है ये बी 1 का रासायनिक नाम है। चलो अगला क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे जो आप बिना किसी, आप कहीं पढ़ोगे नहीं, लेकिन आप अपने बेसिक नॉलेज से ठीक कर लोगे। लेकिन आपको तैयारी कैसे करनी है ये आपको पेपर सिखाएगा कि आप किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, और मुझे कितने अटेम्प्ट करने और किस तरीके से अटेम्प्ट करने। अब है कुवैत का मुद्रा। कुवैत की मुद्रा का नाम क्या है? कुवैत की मुद्रा का नाम पूछा है, तो कुवैत की मुद्रा क्या है? कुवैती डायनार। चलो अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है वेदों का संग्रह है। हालांकि ये टाइपिंग में पता नहीं कैसे हो रखा है, इसमें वेदों का संग्रह है। चलो अगला क्वेश्चन है, हरिद्वार शहर किस नदी के तट पर है? तो देखो, गंगा नदी के तट पर है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि। देखो, सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं, उनको सबको याद करना है, एक साथ कभी भी याद नहीं होगी। 2-2 3-3 याद करो। जैसे ये 5वीं है, तो 5वीं हो जाएगी 1974 से 79। 2-2 3-3 के हिसाब से याद करो, सीक्वेंस से। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? देखो, लिबर्टी, समानता, न्याय, प्रावधान। प्रावधान नहीं है, क्योंकि देखो ये कैसे दे रखा है अपने प्रस्तावना में, 3 प्रकार की तो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, और 2 प्रकार की समानता दी हुई है। तो ये सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? प्रस्तावना के हिस्से हैं, प्रावधान नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन है, हाइडेस्पेस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडेस्पेस यानी वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? तो 326 ईसा पूर्वी को हुआ था। हाइडेस्पेस या वितस्ता की लड़ाई कब हुई थी? वो 326 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में लोटस और बुल का प्रतीक क्या दर्शाता है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक है ये। अगला क्वेश्चन है, एक विकास प्रक्रिया जो व्यापक आधारित लाभ देती है और सभी के लिए अवसर की समानता निश्चित करती है। अब देखो, ये क्वेश्चन आप, क्योंकि आपके इकोनॉमी अलग होती है, इकोनॉमिक्स अलग होती है, इकोनॉमिक के नहीं है, ये इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है। और इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे अगर आप आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड से हो। आर्ट्स वाले तो फिर भी जिनके इकोनॉमिक्स है तो वो कर सकते हैं इनमें, बाकी लेकिन आप बेसिक नॉलेज अगर आपने तैयारी करी है तो भी आप इन ऑप्शनों से भी कर सकते हो। सतत विकास या एक विकास प्रक्रिया तो हो जाएगी समावेशी विकास। अगर इसमें तो तुक्के भी लगाओगे तो भी चांस है सही होने का। फिर बात आती है एफडीआई का विस्तार, यानी एफडीआई की फुल फॉर्म पूछी है।
एफडीआई की फुल फॉर्म पूछी है। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है वो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। एफडीआई की फुल फॉर्म होती है, मैं वापस बता रहा हूँ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऐसे डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष, फॉरेन का मतलब विदेशी, इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है कि एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत या खोल को किस रूप में जाना जाता है? तो पृथ्वी की जो बाहरी परत होती है उसको क्रस्ट कहा जाता है, इसको क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फर के लिए प्रतीक क्या है? सल्फर के का प्रतीक है एस। सल्फर का प्रतीक क्या है? एस। अगला क्वेश्चन है, भारत का विधि आयोग एक क्या है? तो गैर संवैधानिक सलाहकार निकाय। विधि आयोग एक गैर वैधानिक सलाहकार निकाय है। चलो अगला क्वेश्चन है, चड्डा खेल संबंधित है, तो चड्डा खेल किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में एक आधिकारिक राज्य भाषा नहीं है? तो देखो, असमिया, पंजाबी, बोडो है, खंडेसी। ये नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। चलो अगला क्वेश्चन है, इयान जेम्स थॉरपे किस खेल से जुड़े हुए हैं? इयान जेम्स थॉरपे किस खेल से जुड़े हैं? तो वह है तैराकी से। अब देखो ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसको अटेम्प्ट मत करना भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको सिलेक्शन से बाहर कर देंगे। क्वेश्चन है, विपिन चंद्रपाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र किसने शुरू किया था? विपिन चंद्रपाल ने। अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा तब होगी जब वर्षा जल का पीएच मान क्या होगा? 5.6 से कम होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है फौना। किसी दिए गए क्षेत्र का पशु जीवन कहलाता है वह है फौना। असम राज्य का राज्य पक्षी क्या है भाई? असम का राज्य पक्षी क्या है? तो सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। असम राज्य का राज्य पक्षी है वह है सफेद पंखों वाला लकड़ी का बतख। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की राजधानी पूछी है, तो अफगानिस्तान की राजधानी है वह काबुल। अगला क्वेश्चन है, देखो, वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता, तो वो कौन सा हो जाएगा? मायोपिया ग्रसित है। मायोपिया हो मायोपिया वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। अगला क्वेश्चन है, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा किस राज्य से संबंधित है? तो देखो, संसद सदस्य कामाख्या प्रसाद तासा असम से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। वित्त और कर्मचारी समिति के अध्यक्ष थे तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अब एक चीज ये बता दूं यहीं पे, राजेंद्र प्रसाद है ये, एक इनसे भी याद रखना, पनीस। पनीस से डर लगता है, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प का मतलब प्रक्रिया समिति, नी का मतलब नियमन समिति, और स का मतलब संचालन समिति। ठीक है, ये ध्यान रखना। और कर्मचारी और पैसों का भी डर लगता है। अगला क्वेश्चन है, कार्य की ऐसा ही इकाई है, यानी कार्य की ऐसा ही मात्रक है, कार्य का ऐसा ही मात्रक है तो वह है जूल। साइंस के क्वेश्चन बहुत इजी पूछे जाते हैं आरपीएफ में, बाकी रेलवे के अंदर ग्रुप डी में भी बहुत हार्ड पूछे जाते हैं।
केट में गुणसूत्रों की संख्या, केट मतलब बिल्ली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 19 से जोड़े। चलो अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भारतीय संविधान के किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो देखो दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आता है। तीसरी में तो वेतन। चलो सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ है? तो सुंदरवन है तो वह पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, उत्तकों के अध्ययन को कहा जाता है, वो कहा जाता है उत्तक विज्ञान। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन थे? तो वह ज्ञानी जैल सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व धरोहर स्थल एलोरा किस राज्य में स्थित है? तो एलोरा है महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है, ये भी ध्यान रखना। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो वो 35 वर्ष होनी चाहिए। नागालैंड की राजधानी पूछिए, कोहिमा है भाई। अगला क्वेश्चन है, भारत ये आइंस्टीन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। डल झील कहाँ है? डल झील श्रीनगर में है भाई। डल झील श्रीनगर में है। और वर्तमान में सड़क परिवहन व राज्य मंत्री कौन है? तो वह है नितिन जयराम गडकरी। आपको सारे मंत्री याद करने हैं, अभी तो अब नए इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके बाद में याद करना आपको। चलो एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए रासायनिक सूत्र, तो देखो यहाँ तो थोड़ा सा ऐसे ही हो रखा है टाइपिंग, CH3 COOH, ये है एसिटिक एसिड का रासायनिक नाम। और ये किस में पाया जाता है? एसिटिक एसिड सबसे ज्यादा पाया जाता है वो है सिरका में। किसमें पाया जाता है? सिरका में। सिरका में सबसे ज्यादा एसिटिक एसिड पाया जाता है। मौलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो मौलिक एसिड तो पाया जाता है सेब में। और टार्ट्रिक एसिड किसमें पाया जाता है? इमली और अंगूर में। अगला क्वेश्चन है, और अपने आ जाती है अब रीजनिंग। अब रीजनिंग को और अपने मैथमेटिक्स को जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं आपको, सॉल्यूशन इसका नहीं करवाऊंगा, सॉल्यूशन के लिए मैं अलग से करवाऊंगा, क्योंकि जो काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जो केवल पेपर ही देखना चाहते हैं, सॉल्यूशन उनको ऑलरेडी आता है खुद को, तो उनका फिर टाइम खराब हो जाता है। तो जो भी अगर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं वो अलग से देख लेना, और पूरा पेपर एक साथ देखना चाहते हो तो कम समय में, जैसे मतलब 30-35 मिनट में पूरा पेपर देख लेंगे अपन 120 क्वेश्चन। और सॉल्यूशन में फिर अपन जैसे ही जीके का सॉल्यूशन कराएंगे तो जीके में जितने भी क्वेश्चन उसके आसपास बन रहे वो भी काम काम के, ऐसे नहीं कचरा उठा के डाल दिया। जो भी क्वेश्चन आगे बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है वही, क्योंकि जब भी आरपीएफ का पेपर बनाया जाएगा तो उसमें पहले तो उसको सीट दी जाएगी कि आप दो, हमने पहले पेपर करवाया वो ऐसे क्वेश्चंस करवाए, इस पैटर्न पे करवाए, तो वो जो पैटर्न करेगा वो कोई 10-20% ऊपर नीचे करेगा, बाकी पैटर्न वही रहता है इसका। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप अलग से व्याख्या जरूर देखना, जिससे आपको तैयारी में बूस्टर हो जाओ आप, यानी आपको तैयारी में बूस्ट मिले। आप रेगुलर स्टडी जहां भी कर रहे हो, आप ऑफलाइन कर रहे हो ऑनलाइन करो, वहां करते रहो। मेरे से केवल आप, जैसे मैं प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा, मॉडल पेपर करवाऊंगा, 20-30-50 क्वेश्चनों के टेस्ट पेपर लेके आऊंगा, उसमें आपकी तैयारी में बहुत अच्छी करवा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है जो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं वही क्वेश्चन डालूंगा वहां मेहनत करके। इसलिए आप यहाँ तो केवल क्वेश्चंस देखो, प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से इन पे एक एक वीडियो, जैसे रीजनिंग की प्लेलिस्ट अलग बनाएंगे और जीके के अलग, मैथ की मैं करवाने नहीं वाला हूँ। फिर भी मैं कैसे जैसे करवा के अगर हो जाएगी व्यवस्था तो वो भी मैं डलवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं करवा सकता, क्योंकि जो जिसमें आप एक्सपर्ट ही नहीं हो और उसमें अगर हाथ डाल रहे हो तो फिर खुद का भी नुकसान है, सामने वाले का ज्यादा नुकसान। क्वेश्चन है, इस प्रश्न में बयानों में विभिन्न तत्वों के बीच संबंध दिखाया गया है और इन कथनों का अनुसरण दो निष्कर्षों द्वारा किया जाता है। दो, ए क्या है? देखो एक चीज मैं बता देता हूँ इसमें, बाकी इसमें ज्यादा टाइम नहीं खराब करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो एक ये है और ये है। अब इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि बड़ा कौन सा है, लेकिन जैसे अपन ने ये कर दिया, देखो अब ये तो छोटा है, ये वाला मुंह क्या है? बड़ा। तो अब क्या करेंगे, ए से बड़ा कौन है? बी। अगर ऐसे होता तो बी से बड़ा ए हो जाता, बस ये ध्यान रखना। इस हिसाब से आपको देखना है और फिर निष्कर्ष निकालना है। अगला क्वेश्चन है, अब ये है ब्लड रिलेशन का। हालांकि मैं जब भी कोई
अगर आपकी डिमांड रहेगी तो व्हाइट बोर्ड पे एक दिन छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा मैं 10-15 मिनट का, उसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा कि ऐसे क्वेश्चन कैसे सोल्व करने। क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक महिला से कहा, आपके पिता की पत्नी की बहन मेरी पत्नी है, महिला की माँ पुरुष से कैसे संबंधित। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ऐसे नहीं है महिला का पुरुष से क्या संबंध है, क्वेश्चन को देखना है यहाँ पे, महिला की माँ पुरुष से कैसे संबंधित है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा भाभी, और आप सोल्व करके देखना। अब देखो, जल जल का हर पेपर में पूछ रहा है, मैंने इससे पहले 17 तारीख का सॉल्यूशन कराया था, उसी में भी जल प्रतिबिंब पूछा था। मैंने क्या बताया आपको, जैसे आप ऐसे लिखा, मान लो ए बी सी और डी, आपको क्या करना है, उसी पेज पे लिख के उसको उल्टा कर दो, ऐसे घुमा दो, यानी पलट दो। पलटते आपको ये दिख जाएगी, जैसे पलटोगे सी ऐसे हो जाएगा, एच है ही, और ए ऊपर चला जाएगा तो ए ऐसे हो जाएगा, आई वापस ऐसे आ जाएगा, और आर भी ऐसे आ जाएगा, तो ये आर हो जाएगा ऐसे करके ऐसे, तो इसका हो जाएगा। तो इतनी माथाफोड़ी नहीं करनी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कभी भी खुद से ऐसे मत कर लेना। पेज मिलेगा आपको, पेन मिलेगा, फटाफट लिखो, उल्टा कर दो, जो दिख रहा है उसको ठीक कर दो, क्योंकि कई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जैसे थोड़ा सा इधर उधर करते, जैसे आर का इधर मुंह कर देते तो फिर गलत हो जाता। क्वेश्चन है, क्वेश्चन बताया कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि ब्रेन को EUDLQ के रूप में कोडित किया जाता है तो HEART को उस भाषा में कैसे कोडित किया जाएगा। तो बी का कितना है, आपको अल्फाबेट के नंबर भी याद होने चाहिए, क्योंकि जल्दी करना है आपको, टाइमिंग इश्यू है। बी, फिर है R18, A1, और एक बार कर लोगे ना तो फिर कभी भी नहीं भूलोगे। जैसे हमने 2013 में पुलिस कांस्टेबल का पास किया था मैंने, उस समय से मेरे को आज भी याद है, 10 साल हो गई, लेकिन ये अल्फाबेट नंबर याद है। ई का हो जाएगा 5, यू का 21 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, क्यू का 17 हो जाएगा। अब देखो सब में 3-3 बढ़ रहे हैं, सब में 3-3 बढ़ रहे हैं, तो इस अब यहाँ पे भी अपन क्या करें, 3 बढ़ाएंगे। एच का 8 है, ई का 5 है, ए का 1 है, आर का फिर वही 18 है, टी का 20 है। तो अब सब में देख लो, तो मेरे हिसाब से 1-2 में करोगे, जैसे एच में 3 करा तो 11, 11 का आ जाएगा के, ठीक है, ये दो तो नहीं है, इन दो को काट दो। फिर क्या है, ई में 5 है, और 5 में आप 3 जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, 8 फिर क्या है, एच है, तो एच किस में आ जाएगा, डी वाले में, तो के और एच। अब दोनों देख लो, कहीं नहीं है तो फिर ज्यादा आगे सोल्व करोगे मत, सीधा चलो, टाइम बचाओ। चलो अगला क्वेश्चन है, 6 मित्र ABCDEF एक गोलाकार टेबल में बैठे हैं, फटाफट से गोलाकार टेबल बना दो और ये 6 जनों को बिठा दो, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या बोल रहा है अपन को कि डी और बी पड़ोसी है, डी और बी पड़ोसी है, तो अपन यहाँ बिठा देते हैं। देखो मैंने बिठा दिया, कहीं बिठाना है आपको चीजों, तो केंद्र की ओर मुंह कर रखा है, ठीक है, तो दाया बाया ध्यान रखना, केंद्र की ओर मुंह है तो ये तो हो जाएगा बायां और ये हो जाएगा दायां। बाकी ये भी मैं आपको बहुत अच्छे से एक बार करा दूंगा। जो भी टॉपिक आपको लगे जीके और रीजनिंग में, कोई भी टॉपिक अगर आपको ऐसा लगे कि मेरे को ये पढ़ने में नहीं आ रहा, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ लो, ऑफलाइन पढ़ लिए, फिर भी नहीं समझ में आ रहा, तो फिर फटाक से आप कमेंट कर दो, फिर मैं बताऊं दूंगा। चाहिए आप 10 स्टूडेंट क्यों ना हो, जरूरी नहीं अपने हजारों लाखों देखे, 10 स्टूडेंट भी ऐसे हैं जिनको कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं उनके लिए काम करूंगा। लेकिन आपको बताना कि सारा तो मैं करवा नहीं पाऊंगा, तो मेरे समय की थोड़ी सी बहुत माथाफोड़ी है इसलिए, लेकिन समझ में नहीं आई तो आप जरूर करना, मैं करवाऊंगा आपको। फिर देखो अगला क्या पूछा है इसने, कि बी है वो सी के दाईं और तीसरे स्थान पर, बी है वो सी के दाईं, तो बी तो बिठा दिया अपन ने, तो सी को यहां बिठाएंगे तो 1 2 और ये 3 हो गए, तो सही बैठ गया सी। तो अब चलते हैं, बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो देखो बी के पास में यही जगह है और यहाँ ए नहीं बैठेगा, चलो कोई बात नहीं, ए नहीं बैठेगा, तो ई है वो ए के तत्काल बाएं बैठा है, तो देखो तत्काल बाएं, बाएं तो यहाँ हो जाएगा, तो ई तो बैठेगा यहाँ और ए के तत्काल बाएं हो जाएगा, ए के तत्काल बाएं इधर ई हो गया, क्योंकि बी के पास तो ए बैठा नहीं था। अब कौन बचा, तो ए बी सी डी ई एफ, एफ बच गया, तो एफ को अपन यहां बिठा दे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किसकी जोड़ी पहले और दूसरे व्यक्ति के पड़ोसी के रूप में है, तो ई और ए, पहला ऑप्शन तो है ई ए और ए, तो ई और ए दोनों बैठे, ई और ए दोनों है, तो ये तो अपना आंसर हो गया। फिर क्या है, इनको भी तो चेक करें, एफ और ए, एफ तो यहाँ बैठा है, ए यहाँ, और बीच में सी बैठा, तो ये भी नहीं होगा। सी और डी, डी यहाँ बैठा है, सी यहाँ बैठा है और बीच में एफ बैठा, तो ये भी नहीं होगी। फिर एफ और ई, एफ यहाँ बैठा है, ई यहाँ बैठा है, ये भी पड़ोसी नहीं है, तो इसी वजह से ये हो जाएगा। हालांकि आपको थोड़ा सा जल्दी लिखना है।
आपको स्पीड अच्छी रखनी है बस। क्वेश्चन है ए, देखो 1 लिख लो, ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, आई का 9 हो जाएगा और जे का 10 हो जाएगा। मेरे हिसाब से ये देखते ही पता चल गया होगा कि सम विषम का खेल चल रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा जे आंसर। फटाफट चलना है आगे। फिर वही क्वेश्चन है, देखो आपको इसको आपको स्क्रीनशॉट लेना है और खुद से बिठाना, वही गोलाकार ये मेज बनानी है, वो 6 जनों को बिठाना, नहीं तो वही मेरे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। अच्छे से समझ लेना, स्क्रीनशॉट लेना और धैर्य से बैठे रह के यहाँ पर थोड़ी सी पहले अगर आप 1 से 2 बार इसका रिवीजन करो तब तक स्पीड कम रखो, समझना। जैसे प्रैक्टिस टाइम आए उसको फिर स्पीड बढ़ानी है आपको। अब वो दी है कि दी गई आकृति में कितनी सीधी रेखाएं हैं, सीधी रेखाएं गिननी तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके, तो ये हो जाएगी 7। और इसको देख लेना एक बार और वापस से गिनना आप। अगला क्वेश्चन है, अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो इसको कब करोगे, आपको पहले 1 से लेकर 120 तक चलना है, इनको मार्क कर देना, पढ़ना ही मत ऐसे क्वेश्चन को, बाद में पढ़ेंगे, भले ही इजी क्यों ना हो, इजी तो है लेकिन आप इसके बदले 4 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते हो, इसलिए इसको एक बार के लिए छोड़ना है। अभी तो स्क्रीनशॉट ले लो और ये कैसे सोल्व होगा, क्या पूछे जा रहे हैं, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ूंगा तो बहुत लंबा टाइम चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। अब श्रृंखला में अगला नंबर कैसे ज्ञात करोगे, 13 और 27 के बीच में, या ऐसे करो 13 गुणा 2, 13 से डबल करा तो इतना प्लस करा 1, अब 27 को डबल करा हो गए 54, कितना प्लस करा 2 करा, फिर आगे है 56, 56 को फिर डबल करो और फिर वापस कितने आ जाएंगे 2 और 112, पहले 2 प्लस किए थे अब 3 प्लस करेंगे, तो ऐसे करते ये हो गया। और फिर आगे जैसे आप प्लस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 473। अगला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है छोटे बड़े वाला, तो इसको देख लेना एक बार और इसका आंसर है कोई भी अनुसरण नहीं करता। जहां भी अगर आपको ये ऑप्शन दिखे तो फिर आपको थोड़ा सा आराम से करना है। क्वेश्चन है, कुछ दालें दस्ताने हैं, कुछ दस्ताने झुंड है, तो बताओ भाई। कुछ चालें दस्ताने हैं तो कुछ दस्ताने झुंड है, कैसे करोगे, तो कुछ चालें, तो ये तो होगी चाल, और ये है दस्ताने, और ये है कुछ दस्ताने झुंड है, तो ऐसे करेंगे अपन पहले तो पूछ क्या रहा है, कुछ चाले झुंड है, कुछ चाले झुंड है तो नहीं है, यहाँ तो पहला तो नहीं है, फिर दूसरा सभी झुंड दस्ताने हैं, बिल्कुल भी नहीं है, सभी सभी झुंड दस्ताने तो ऐसे होते हैं, झुंड ऐसे होता फिर दस्ताने ऐसे होता तब होता, तो दोनों ही नहीं कर रहे मेरे हिसाब से, तो न तो दो, हाँ डी हो जाएगा, न ही एक और न ही दो अनुसरण करते हैं, यानी दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुने जो छवि के पैटर्न को पूरा करेगी, कैसे करेगी, तो वही आपको इधर ऐसे बनाना है, आराम से बना लेना इसको, और फिर ऐसे आएगा और वही ऐसे जाके ऐसे मिल जाएगा, तो इसमें हो जाएगा ये वाला, ये भी बनानी है आपको। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको देखने में लगेगा कि हार्ड है, बहुत इजी है। एक निश्चित कोड भाषा में CARS को ऐसे लिखा जाता है, तो MALT को कैसे लिखा जाएगा, C को देखो 3 है और A को 1 लिखा है, R को यानी पूरे जो जो अल्फाबेट में नंबर है वही, तो क्या लिखोगे, M का 13, 1 12 और 20, 13 1 12 20, 13 1 12 20 इसमें आएगा बी ऑप्शन में। तो ऐसे आपको टाइम बचाना है, वो कब बचाओगे, वहां लिखोगे थोड़ी, ऐसे लिखोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ABCD लिखोगे ABCD ऐसे लिखोगे 26 तक तो बहुत टाइम लग जाएगा, फिर तो सिलेक्शन होना ही नहीं है। क्या है, देखो मैंने फिर बताया था आपको दर्पण, और क्या लिखना, आपको कुछ ही नहीं करना, फटाफट इंग्लैंड लिखो, जल्दी से लिखो, 5 सेकंड में तो आप इंग्लैंड लिख दोगे, और पेज को इधर पलट दो या इधर पलट दो, एक ही बात है, पेज को ऐसे पलटा और ये लिखा हुआ आ जाएगा तुरंत, और इसका आंसर हो जाएगा। करके देखना चाहिए, आप प्रैक्टिकल करना, सीधे से एग्जाम में मत करना। चलो अगला क्वेश्चन है, इम्यूनोलॉजी अनुपात इम्यून सिस्टम समानुपात हाइड्रोलॉजी, और क्या हो जाएगा फिर पानी, इम्यूनोलॉजी से हाइड्रोलॉजी और इम्यूनो सिस्टम, तो इसका हो जाएगा, देखो इम्यून सिस्टम हाइड्रोलॉजी, इम्यूनोलॉजी हो जाएगा पानी, तो इसका आंसर आ जाएगा पानी। चलो अगला नंबर है,
तो अगला नंबर कैसे निकालोगे? अगला नंबर ऐसे निकालना, 94 और 91 का संबंध, 82 का और 79 का, और फिर आगे चलना। तो हो जाएगा 3 है इसमें भी और इसमें भी 3 है, तो अगले का आ जाएगा फिर वही 3 निकालोगे तो 76 आ जाएगा। हाँ आ गया 76, ऑप्शन बी सही है इसका। फिर अगला क्वेश्चन है, ई डी की पत्नी है जिसकी पत्नी सी है। ई है, डी की पत्नी है जिसकी पत्नी सी है। सी ए के पति की पुत्री है और बी का डी से कैसे संबंध है? हालांकि थोड़ा सा क्वेश्चन में गड़बड़ लग रही है मेरे को। ई है वो डी की पत्नी है, इसको एक बार लेना आप। चलो अगला क्वेश्चन है, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़े और आने वाले प्रश्नों के उत्तर दें। तो 6 मित्र हैं, वही ये 6 को बिठाना, वैसा जरूरी नहीं कि किसी क्रम में बैठे, और वही क्वेश्चन है, आपको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है, खुद से सोल्व करना है। और पूछा है कि बी और एफ के बीच कौन बैठा है, और ये एक बार बिठाना सीख गए। 3 क्वेश्चन तो देख लो इसी पेपर में आ रहे हैं, हर पेपर में आ रहे हैं, ये भी नहीं कि इसी में आ। अगर एक क्वेश्चन बिठाना आ गया तो 3 क्वेश्चन सही कर दोगे। अगला क्वेश्चन है 141, 147, 177, 201, आगे क्या आएगा? तो इनका अंतर निकालना आप। अंतर निकालने के बाद में 141 और इसका देखना, फिर इसमें आएगा, तो यानी कि इसमें 6 का है, इसमें 12 का है, तो इस हिसाब से आप चेक कर लेना, या तो 18 या 24 ऐसे आएगा फिर। चलो अगला क्वेश्चन है, पासा का प्रत्येक चेहरा लाल हरा से रंगा हुआ है, तो दिए गए पासा में दिखाया गया है, तो गुलाबी रंग के विपरीत कौन सा आएगा? तो देखो गुलाबी के विपरीत कौन सा आएगा, तो पहले तो देखो कॉमन कौन सा है, पिंक है, तो पिंक और पिंक, चलो ठीक है। इस पिंक के बाद में क्या आ जाएगा? ग्रीन, और ग्रीन के बाद में आ जाएगा रेड, और इधर पिंक है तो फिर आ जाएगा इधर ग्रे, और इधर आ जाएगा ब्राउन। अब पूछा क्या है? गुलाबी यानी पिंक के, पिंक के विपरीत कौन सा आ जाएगा? तो कौन सा नहीं दिया हुआ है, तो वो आ जाएगा ऑरेंज आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ब्राउन तो किसका है? ब्राउन तो लाल का है, और ग्रीन का क्या है? ग्रे, तो बच गया कौन सा? ऑरेंज। तो इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बन सकते हैं? तो समकोण त्रिभुज बनाने हैं आपको, तो इसमें बन जाएंगे 4। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला में अगला नंबर ज्ञात कीजिए। तो 46, 48, फिर 52, फिर 60, 76, यानी कि इसमें 2 का है, फिर 4 का है, फिर 8 का है, फिर 16 का है, फिर 32 का। तो ऐसे करके जोड़ोगे तो सही हो जाएगा। 76 में 32 जोड़ोगे तो 108 आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प में से बदले जो पहली जोड़ी में लागू एक ही तरह का अनुसरण करता है, घोड़ा, पन्नी या बैल। तो हो जाएगा उसका बछड़ा। घोड़ा पन्नी है तो बैल का बछड़ा हो जाएगा। दिए गए आंकड़े में कितने वर्ग है? तो वर्ग गिनने आपको, तो उसमें हो जाएंगे 11, 1 2 3 4, 4 इसमें 8, और एक पूरा 9, एक 10 और एक इधर हो जाएगा 11, तो 11 वर्ग है। चलो अगला क्वेश्चन है, सचिन ने 2 मैचों में कुल 2000 रन बनाए। सचिन ने 2 शतक लगाए, सॉरी सचिन ने 2 मैचों में कुल 200 रन बनाए। सचिन ने 2 शतक लगाए, सचिन ने 4 अर्धशतक लगाए। तो बताओ कैसे बता सकते हो आप? क्या गारंटी है सचिन ने 2 शतक लगाए? ऐसे भी तो हो सकता है एक में 101 बना ले, एक में 99 बना ले, तो ऐसे तो 4 अर्धशतक भी नहीं होंगे। तो इसलिए आप इसका अनुसरण नहीं कर सकते, तो खुद का दिमाग मत लगा लेना, ऐसे ऐसे नहीं 100 ही बनाए थे। अगला क्वेश्चन है, सभी फूल गुच्छे हैं, कोई क्लस्टर छड़ी नहीं है, सभी लाठियां वेन है। बहुत ऐसा क्वेश्चन है, कंक्लूजन का स्क्रीनशॉट लेना, उसको सोल्व करना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इसलिए एक समूह बनाते हैं, वह कौन सा है जो उस समय से संबंधित नहीं है? देखो रीजनिंग में 35 क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से 25 क्वेश्चन तो हर स्टूडेंट कर सकता है। जिसने नॉर्मल भी अगर तैयारी करी है ना, वो भी 25 क्वेश्चन आराम से सही कर देगा। मैथ जिसको नॉर्मल आती है, जिससे मैथ आती ही नहीं है, वो भी 10 से 15 क्वेश्चन कर देगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन तो आराम से कर देगा। फिर आपको उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। जीके भी ठीक आ रहा है। क्वेश्चन क्या है, ईंट, सीमेंट, टेलीविजन, पेंट और रेत। अब देखो आराम से, पेंट का मतलब कलर। अब 4 को देखना आपको, तो रेत, ईंट, सीमेंट पूरा ही अलग है, टेलीविजन इसको तो टाइम ही नहीं देना, फटाक से सही कर सकते हो। अगला आंकड़ा क्या आएगा भाई? अब इसको देखना आपको, ये बीच में आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर, तो इधर आ जाएगा।
तो इसमें आ जाएगा सी ऑप्शन सही। क्वेश्चन है निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते हैं। वह कौन सा है जो उस समय समूह से संबंधित नहीं है? एन पी सी ई जे एम एक्स जेड या क्यू एस? तो हो जाएगा जे एम। इसको देखना आप कैसे हुआ, इसको सोल्व करना थोड़ा सा। क्वेश्चन अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो एक पूर्ण वर्ग बना सकता है, और नीचे दिए गए 5 में से 3 चित्र आपको लेने हैं। तो कौन सा बना सकता है? तो 2, 4 और 5 बना सकता है आराम से। ये अलग है, ये अलग है, 2, 4 और 5 ही बना सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है, वापस आ गए ऐसे ही बड़ा गद्यांश का। गद्यांश को पढ़ना, मैं कहता हूँ इनको लास्ट में अटेम्प्ट करना। क्वेश्चन को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना और सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपन को तो 120 क्वेश्चन आए हैं और 90 से 100 के बीच में ले आए ना, तो वहां तक काम बन जाएगा अपना। क्वेश्चन ये भी अच्छा है, प्रश्न चिन्ह को एक विकल्प से बदले जो पहली जोड़ी में लागू किए गए हैं उसी तरह का अनुसरण करता है। तो इसका आंसर आ जाएगा 445। अगला क्वेश्चन है एम अनुपात आर समानुपात क्यू, तो इसमें आ जाएगा फिर वी। अब देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए बी का पति है। तो पूछा क्या है, समीकरण ये पूछा है, तो पी से कैसे संबंधित है, तो आप आराम से निकाल लेना इसका। और मैं कराऊंगा जब रीजनिंग का तो इसको बहुत अच्छे से बता दूंगा आपको। तो इसका आंसर आ जाएगा पुत्री। क्वेश्चन है, एक ट्रेन एक सिग्नल को पार करने में 39 सेकंड लगते हैं जो पुल के एक छोर पर जिसकी लंबाई 740 मीटर, यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 113 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो ट्रेन की लंबाई है वह 390 मीटर। क्वेश्चन है, नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% मिले। 25% छात्रों को 61 से 80% अंक मिले और शेष छात्रों को 41 से 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात करें जिनके पास 41 से 60% है। तो वो कितने हो जाएंगे? 165। आपको ये निकालने। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का एलसीएम 156 है और उनकी एचसीएफ 12 है। ये देखते हुए कि एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो दूसरी संख्या यहाँ ज्ञात हो जाएगी 156। अगला क्वेश्चन है, सरल करें, और सरल करना आपको और इसका भी स्क्रीनशॉट लेना और इनको कोशिश करना इनको कैसे सही होंगे। और वर्तमान में आप बिना जैसी आपकी तैयारी उस हिसाब से इन 35 में से आपके कितने सही हो सकते हैं ये भी बताना मेरे को कमेंट में, जिससे मैं आपको सही से बता सकूं कि आपको कहाँ पढ़ना चाहिए, मैथमेटिक्स कैसे पढ़नी चाहिए। क्वेश्चन है, 2 साल बाद 10% प्रतिवर्ष से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 462 है। निवेश किए गए धन का योग खोजें। तो निवेश किए गए धन का योग कितना है? देखो मैं तो करूंगा तो इसको वही ऑप्शन से करना पड़ेगा, तो वही टाइम लग जाएगा इसमें। क्वेश्चन है, एक दुकानदार प्रत्येक के लिए 94 रुपए 2 लेख बेचता है, जिसमें एक लेख ने 10% का लाभ कमाया और दूसरे ने 10% का नुकसान उठाया। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। तो ये हो जाएगी इसमें 1% की हानि हो जाएगी। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति सामान्य गति से 7/8वें स्थान पर सवारी करता है। वह सामान्य समय से 22 मिनट देरी से गंतव्य तक पहुंचता है। लिए गए सामान्य समय ज्ञात कीजिए। तो उसको 154 मिनट लगेगी। क्वेश्चन है, ए बी और सी एक नगद पुरस्कार को 6:7:8 के अनुपात में आपस में बांटते हैं। यदि सी को 52,000 मिलता है तो ए और बी द्वारा प्राप्त कुल राशि कितनी हो जाएगी? चलो अगला क्वेश्चन है, अंक गणितीय प्रगति का औसत ज्ञात कीजिए। जिसका पहला शब्द है वो 33 है और अंतिम शब्द 45 है। तो इसका हो जाएगा 39। देखो मैं केवल क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूं कि आपको पेपर एनालिसिस करने में थोड़ा सा फायदा हो, नहीं तो मैं वही जीके और रीजनिंग का करवा देता। मैथमेटिक्स मान लो मेरे को नहीं आती है, फिर भी मैं आपको मैथमेटिक्स के क्वेश्चन क्यों दिखा रहा हूँ? क्योंकि वहां पर ऐसे आएगा कि जब जीके हार्ड आएगा
तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स सरल आएगी। जब मैथमेटिक्स हार्ड आएगी तो जीके और रीजनिंग सरल आएगी, तो वो एवरेज स्कोर सभी का वही रहने वाला है। वहां पर ये फायदा होगा जिसको मैथ अच्छी आती है और उसके मैथ हार्ड आ गई तो वही कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको थोड़ा पेपर में कंपैरिजन करने में थोड़ा सा फायदा मिले, जिससे आपको पता चल जाए कि पेपर का लेवल कैसे रहता है। अब मान लो मैं जीके बता दूं, जीके पूरा इजी इजी आ गया तो आप सोचोगे अरे यार बहुत इजी आता है पेपर। अब आपको पता नहीं जीके इजी दिया इसने, मैथ बहुत हार्ड दे रखी है। फिर आप अगले वीडियो में कहीं जाके देखो कि मैथ के क्वेश्चन, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से केवल उसमें फिर मैथ का ही पता चलेगा कि मैथ हार्ड आती है, तो फिर डिमोटिवेट हो जाओगे यार मैथ तो बहुत हार्ड आती है। ऐसे इसलिए तो पूरे लगातार क्वेश्चन देखने, पूरा पेपर एक साथ ही देखना है, फिर उसको आपको कंपेयर करना है, लिखते भी रहना है हर पेपर का। आपको देखो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा आपको, हमने भी करा है बहुत, खूब पेज भरे, एनालिसिस करा, टेस्ट दिए तब भी एनालिसिस करते थे, मॉडल पेपर अटेम्प्ट करे तब भी अटेम्प्ट करते थे कि इसमें मॉडल पेपर में कितने नंबर आ रहे हैं, अगले में कितने आए, पेपर का लेवल कैसा था, टाइमिंग नोट करते थे, स्टॉप वॉच हमारा तो ऑफलाइन होता था, उसके बाद भी लिखते थे टाइमिंग लगा के कि इस मॉडल पेपर में इतना टाइम लगा है, इसमें ये है, इस पार्ट में ये इतने नंबर बने, इस पार्ट में इतने नंबर बने, इस पार्ट में ये टॉपिक गलत हो रहा है, तो उसको फिर तब जाके नौकरी लगेगी। ऐसे कभी भी मत सोच लेना कि आप नॉर्मल तैयारी करी नौकरी लग गई। नौकरी लगने के लिए आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब ऐसे नहीं धूल में भी लट नहीं बजाना, किताबें ले ले उसको पढ़ रहे नहीं है, आपको तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी बात समझ गए होंगे आप लोग। अब है क्वेश्चन, एक दुकानदार ने RS 515 की दर से एक लेख खरीदा और उसे 618 रुपए की दर से बेचा, तो दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत बताएं। अब क्या करना है, 515 और 618 का अंतर निकाल लेना और उसमें 515 का भाग देना और 100 से गुणा कर देना, तो जितना भी लाभ आएगा वो आपको पता चल जाएगा और 20% आ जाएगा। अब x का मान ज्ञात करो, x की घात 3, अरे भाग दिया है 11, तो x का मान ज्ञात करना। वैसे तो आप इसमें निकाल भी दोगे, कैसे, तो ऑप्शन अगर मेरे हिसाब से करोगे तो ऑप्शन लेके, तो कैसे 22 इसको निकाल देना, फिर 11 का भाग देना और बराबर 968 आ जाएंगे। तो हम तो ऐसे करते हैं, हमारे मैथ आती भी नहीं कभी पढ़ी है, और जितनी आती है उतने जुगाड़ से अपन कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, बी है सी से दुगुना कुशल है और ए बी से दुगुना कुशल है, यदि उन्हें एक साथ इतने का वेतन भुगतान किया जाता है तो ए को प्राप्त होने वाला वेतन, तो कैसे है, बी है वह सी से दुगुना है, सी से दुगुना मतलब सी 2 है तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ए है बी से दुगुना है तो बी 4 है तो ये हो जाएगा 8। अब ये अनुपात बन गए इनके, तो टोटल कितने हो गए, 14। अब क्या बोल रहा है, एक साथ इतने रुपए दिए, तो 94,842 में 14 का भाग देना और फिर इनको अनुपात के हिसाब से बांट देना, तो एक को प्राप्त, तो जितने भी आए उसको फिर 8 से गुणा कर लेना, 63,000 रुपए आ जाएंगे इसके, बस। बाकी आप जैसे ही मैथ पढ़ोगे तो आपको बहुत अच्छे से कैलकुलेशन बता दी जाएगी मैथ वाले सर द्वारा। क्वेश्चन है ये, तो इसका आंसर आ जाएगा 427/900, आंसर ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कर्ण 78 सेमी है और आधार 72 सेमी है। अब जिसको मैथ अच्छे से आती है वो तो आराम से कर देगा इसको। अगला क्वेश्चन है, अब इसकी थोड़ा सा ये टाइपिंग गड़बड़ा गई इसकी, छोड़ो इसको। क्वेश्चन है, एक सुनील एक बॉक्स में 16 आकाशगंगा चॉकलेट खाने में सक्षम है जिसमें 25 चॉकलेट है, बक्से में कितने प्रतिशत चॉकलेट शेष है। वही तो आकाशगंगा में चला गया, इसको तो रहने देता हूँ, सरल करना है। अब इसको स्क्रीनशॉट लेना और फिर सरल करना, और ये भी आराम से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूध की कीमत 25 से बढ़ाकर 28 कर दी गई, मूल्य में कितने % की वृद्धि हुई है। तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, कितनी है 3, और कितनी हुई है 25 पे। ऐसे क्वेश्चन तो हम भी कर सकते हैं, बचा कितना 100, यहाँ से यहाँ हटाओ, सॉरी यहाँ पे 4 और 4 3 12% की, 25 को 4 से 100 हटा दो, 4 आ जाएगा, 4 3 12। यदि एक कॉन्फ्रेंस हॉल की मात्रा 3808 m है तो और फर्श का क्षेत्रफल 224 m है, तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो भाई। तो कमरे की ऊंचाई हो जाएगी वो 17 मीटर।
अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या क्रम से 7:6, 6:5 के अनुपात में, जिसकी कीमत क्रम से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए है। यदि बच्चे ने सभी पेन खरीदने के लिए 340 रुपए खर्च करें, उसने जो 10 रुपए का पेन खरीदा है उसकी संख्या ज्ञात करनी। हालांकि क्वेश्चन देखोगे तो ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये क्वेश्चन है, 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कुल राशि 10% प्रतिवर्ष पर पाए, यदि मूल राशि इतने है तो बताओ भाई, निकालना है इसमें, यानी ब्याज सहित राशि निकालनी है। क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से 3 बार होता है, यदि क्षेत्र 588 सेमी है तो आधार और ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका हो जाएगा 42/14। अगला क्वेश्चन है, x और y की उम्र 6:7 के अनुपात में, यदि उनकी आयु का योग यह है तो आयु के बीच का अंतर ज्ञात करना है। तो अब इनको बांट देना भाई 78 को। अगला क्वेश्चन है, 24,795 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल, तो भाग दे के देख लेना। अगला क्वेश्चन सरलीकृत करना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 63 है और एक संख्या को छोड़कर औसत एक ही रहता है, तो संख्या ज्ञात करें। यानी संख्या छोड़ दो और औसत वही रहेगा, तो 6 को फिर वही देख लेना और उसका गैप आएगा, वो आंसर हो जाएगा। तो कौन से आएगा, वो 63 आ जाएगी। क्वेश्चन है, 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से 24 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाली ट्रेन को साइन बोर्ड पार करने में केवल 6 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 684 रुपए की दर से एक लेख बेचा और 14% का लाभ कमाया। लेख की लागत मूल्य ज्ञात करो भाई, तो लागत मूल्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन है, अब ये ग्राफ वाला है, निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें और इस प्रकार का प्रश्न का उत्तर दे। जो कुल व्यय है वह है 85,000 रुपये, खाते एफ और घरेलू एच है, इसमें से देखना है। तो किस पे पूछा है, यानी खाद्य और घरेलू खर्च पर खर्च की गई राशि पूछी है। तो एफ का मतलब फूड का निकालना आपको यहाँ से, और एच का मतलब 17, तो इनका परसेंटेज निकाल के फिर दोनों को ऐड कर देना, 25,500 आ जाएंगे टोटल। अगला क्वेश्चन है, वही 85,000 वाला है और इसमें जोड़ना है कि रेंट यानी आर और जे जोड़ना है। तो जे तो किधर हो जाएगी, रेंट तो ये है, और कैसे जोड़ना है, एक साथ हो घरेलू खर्चों का, हाउस होल्ड एक्सपेंस, तो इसमें आ जाएगा 10,200। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाज्य है, तो वह है 64,305 है, ये 15 से विभाज्य। फिर वही ग्राफ वाला 85,000 वाला, इसको देखना और ये भी हो जाएगा आपसे। निम्नलिखित में से कौन सा 12 से विभाज्य है, तो वह है 48,672, ये 12 से विभाजित है। और अगला और अंतिम क्वेश्चन है, विनीत ने ये भी टाइपिंग में मिस्टेक है, तो देख लेना इसका क्या निकालना है, ब्याज की दर निकालनी है, तो ये भी हो जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।